आप लोगों का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन के विचारकों के इस सत्र में मैकियावेली जिससे विचारक का सत्र पूर्ण रूप से खत्म करने के बाद अब हम एक नए तकनीकी सत्र की ओर चलेंगे, जिसमें हम आपको एक नए विचारक जिनका नाम कार्ल वॉन क्लाज़विट्ज़ है, इनसे अवगत कराया जाएगा। कार्ल वॉन क्लाज़विट्ज़ को हम अक्सर विचारकों के सूची में एक शॉर्ट नेम में, एक संक्षिप्त नाम में सिर्फ क्लाज़विट्ज़ कहते हैं। जिसे निकोलो मैकियावेली को हम सिर्फ मैकियावेली कह देते हैं, वैसे ही क्लाज़विट्ज़ को हम उनका पूरा नाम कार्ल वॉन क्लाज़विट्ज़ की जगह पे सिर्फ क्लाज़विट्ज़ कहते हैं। तो उसमें किसी भी तरह का जब पेपर आए या कोई और चीज़ आए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लाज़विट्ज़ और कार्ल वॉन क्लाज़विट्ज़ दोनों एक ही हैं। ये भी यूरोप के रहने वाले थे, जैसे कि निकोलो मैकियावेली, और इनका जन्म 1780 में प्रशा में हुआ। देखिए, प्रशा उस समय एक महत्वपूर्ण देश था और इसका जो सीमाएं थी इस देश की, प्रशा की, वो दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, रूस, चेक गणराज्य आदि कई देश आते थे। इनका वर्णन मैंने आपको इसलिए किया कि अगर आप कोई समझे कि प्रशा कहाँ है, शायद आज प्रशा कहीं नहीं है, क्योंकि उसके ये टुकड़े हो गए कई देशों के। जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, रूस का कुछ भाग हो गया, चेक गणराज्य अलग हो गया। इसके अलावा भी कई देश शामिल थे उसमें, लेकिन इन सब की राजधानी बर्लिन ही थी, जो आज जर्मनी की राजधानी है। 1793 से लेकर के 1794 तक ये फ्रांस की तरफ से राइन में लड़े, फ्रांस से लड़े थे, माफ़ कीजिएगा। तो 2 साल 1793 से 94 तक फ्रांस से राइन में लड़े। राइन का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1801 में बर्लिन में जो सैनिक एकेडमी है वहाँ पे पढ़ने गए। वहाँ पे इनका सामना, या कह सकते हैं कि गुरु के रूप में इन्होंने सार्नहस्ट नामक जैसे एक विद्वान को पाया, जो उस समय मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में एक बड़ा नाम था, और उनकी विशेष कृपा इन पर हुई। बाद में कई लोगों से क्लाज़विट्ज़ साहब की सार्नहस्ट जी ने भी पैरवी करी और उनके गुणों के बारे में बताया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि प्रशा के राजकुमार के बॉडीगार्ड बने। 1810 में इनको सेना में मेजर की बड़ी रैंक मिली, और उसके 8 साल के बाद ये वॉर स्कूल में प्रिंसिपल बने। लेकिन एक की बदकिस्मती कहिए या कुछ और कह लीजिए, जितनी तेज़ी से इनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो रहा था, उतनी तेज़ी से इनका अवसान भी हो गया। 1831, मतलब कुल मिलाकर के 51 साल की उम्र में इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। और ये उस समय एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था ऑन वॉर। ऑन वॉर नाम की किताब लिख रहे थे। 51 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस किताब के, अब ये नहीं पता कि इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि कोई लेखक होता है, वो वही जान पाता है कि वो किसी चीज़ को क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, और किस मामले को वो कहाँ जाके और क्लियरिफाई करेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी ने इस किताब को छपवा दिया।
किताब छप गई। कुछ विवाद उसके बाद हुए। विवाद कैसे हुए? उसके किताब के आने के बाद जो उस समय के जो कुछ और विद्वान लोग थे, या अब जो कुछ विद्वान लोग हैं, वो उसकी कमियां बताते हैं कि इन्होंने ये नहीं लिखा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं लिखा। तो सवाल ये है कि भाई, जब कोई व्यक्ति 51 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो किताब पूरी ना लिख पाए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इस मामले पे चुप रहता? हो सकता है अगर वो किताब पूरी लिख देते तो कुछ और संभावनाएं बनती, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी किताब में अनवार में जो बातें लिखी, या जिन चीज़ों से उन्होंने व्यक्ति को अवगत कराया, अब हमारे पास सिर्फ वही उपलब्ध हैं, और उसी के आधार पर अब हम इनके विचारों के बारे में आपको कुछ अवगत कराएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको ऐसा बताया कि एक तरीके से मध्यकाल और आधुनिक काल का इस जो बिल्कुल एक दौर था, क्योंकि 1831 में उनकी मृत्यु हुई, बहुत पहले का दौर नहीं था। 1857 में तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके 16 साल पहले ही मरे थे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। लेकिन उस समय भी जो उन्होंने बातें कही युद्ध को लेकर के, वो एक नई रेखा खींचती। देखिए, उन्होंने पहले तो युद्ध को, या राज्यों में युद्ध को, दो पहलवानों के बीच के संघर्ष के तौर पर देखा है। जैसे दो पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं, कुछ इसी तरीके से उन्होंने युद्ध को देखा। और मैंने आपको, जैसा कि पहले पिछले सत्र में बताया था मैकियावेली के टाइम में भी, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, आज के तारीख में जिस तरह से मानवाधिकार, मानवतावादी लोग या युद्ध के खिलाफत करने वाले लोग बहुत संख्या में आपको मिल जाएंगे। आप देखिए कि अगर हल्की सी फायरिंग भी किसी देश में हो जाती है तो तुरंत आजकल लोग शांत कराने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं, मानवता को खतरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये वो टाइम नहीं था। यूरोप अपने शक्ति की पहचान के लिए, पुनर्जागरण के लिए एक काफ़ी लंबे दौर पर आगे बढ़ रहा था। ये वो टाइम था जब यूरोप के लोग दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाने के लिए एशिया और यूरोप में भी बड़े पैमाने पर लगे हुए थे। तो इन्होंने अपने काल में सिर्फ युद्ध को देखा है। ये युद्ध की ही बात करेंगे। और सैनिक विचारक थे। अगर सैनिक विचारकों से हम और कुछ बात आशा करते हैं तो शायद गलत होगा। तो इन्होंने, देखिए, हिंसा को चरम स्तर तक करने की बात करी। इनका कहना था कि हिंसा करो और चरम पे करो। अब चरम से क्या मतलब है? देखिए, जब आपकी थ्योरी, आपका जब दिमाग इस तरह का होगा कि हम हिंसा करेंगे और भरपूर करेंगे और चरम पे ले जाएंगे, तो चरम का मतलब क्या होता है? चरम तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चरम क्या था? परमाणु युद्ध का प्रयोग। मतलब ये चरम पे पहुंचाने का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो उपलब्ध साधन हैं, जो आपके पास उपलब्ध हथियार हैं, उसका अधिकतम प्रयोग करके हिंसा को चरम पर ले जाना। अब वो क्या है और क्या नहीं है, ये उस समय के राजाओं को तय करना था। इनका कहना था कि देखिए, जब तक हम हिंसा को चरम पे नहीं करेंगे, शांति नहीं होगी। देखिए, सही बात तो ये है कि जब मस्तिष्क इस तरह बात करेगा कि हिंसा होगी, चरम पे होगी, भरपूर रक्तपात होगा, तो सामने वाला व्यक्ति एक तरीके से साइकोलॉजिकली डर जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ दिन आपको बिल्कुल इसी काल का।
बहुत पहले की बात नहीं है। चीन का जो हम लोग इस समय स्वरूप देख रहे हैं, वो स्वरूप आज का नहीं है। ये स्वरूप चीन ने लगभग अपनी क्रांति, तो हम कहते हैं चीनी क्रांति, ये जब माओ से तुंग ने जब चीन में क्रांति करी थी और चांग काई शेक की सरकार को ताइवान में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था, और उसके बाद माओ से तुंग ने चीन के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद वो तिब्बत पर आते हैं, कब्जा करते हैं, और चीन का विवाद कोई एक भारत से नहीं, तिब्बत से नहीं, बल्कि तकरीबन कई जितने भी देशों की सीमाएं लगती हों, रूस हो, मंगोलिया हो, जापान हो, आसियान कंट्रीज़ हों, वियतनाम हो, सबसे चल रहा है। माओ से तुंग की थ्योरी क्या है? माओ से तुंग की थ्योरी है बंदूक की नली से सत्ता निकलती है। तो आप सोचिए कि जब आदमी कह दे कि भाई हमारे पास सत्ता है और बंदूक की नली से निकलती है, तो सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि आपके पास उससे ज़्यादा बंदूकें होनी चाहिए या तोप होना चाहिए। कुछ ऐसी ही थ्योरी उस काल में क्लाज़विट्ज़ की थी, जिन्होंने हिंसा को चरम पे करने की बात कही, भारी रक्तपात करने की बात की, और युद्ध को हिंसा के चरमोत्कर्ष पर ले जाने की बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस युद्ध के बारे में सुनना ही नहीं चाहता जिसमें खून न बहे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी वो किस तरह की थी। अच्छा, इनका देखिए, जब इन लोगों का प्रभाव था उस काल में, कोई ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने वाले लोग तो थे नहीं, और मानव के जीवन मूल्यों का कोई इतना बड़ा प्रश्न उठता भी नहीं था। ये तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थोड़ा सा लोगों में देखने में आया कि मानव के कितनी बड़ी हानि हो रही है मानव जीवन की, और अब इसको रोका जाए। इनका कहना था कि युद्ध के द्वारा पूरे राज्य को बर्बाद करो। अब जाहिर सी बात है, अगर हिंसा चरम पे होगी, भारी रक्तपात होगा, तो किसी एक राज्य की तो व्यवस्था पूरे तरीके से बर्बाद हो ही जाएगी। अब एक प्रश्न और उठता है, आप लोगों के मन में नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए, कि आखिर ये हिंसा पे इतना जोर क्यों देते थे? खून, जिसने कहा ना कि बिना खून बहे कोई युद्ध नहीं होगा। दो पहलवानों की तरह युद्ध को जिन्होंने तुलना करी है, जहाँ पे सिर्फ जीतना ही लक्ष्य हो। देखिए, मैकियावेली ने भी जीतने की बात की थी, सुन त्ज़ू ने भी जीतने की बात की थी, कौटिल्य ने भी जीतने की बात की थी। देखिए, हारने के लिए तो कोई भी व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है। और कुछ चीज़ें और होंगी जो शायद आपको अगले सत्रों में और क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हिंसा को चरम पे करने की बात की। ऐसा क्यों था? देखिए, उस समय ऐसा कोई दौर नहीं था आज के तारीख में, जैसे हम एक फाइनेंस का एक वॉर करते हैं, इकोनॉमिक वॉर करते हैं। हम जैसे आज की तारीख में इंटेलिजेंस वारफेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन वारफेयर करते हैं। ये वो दौर नहीं था। इसमें सिर्फ आमने सामने की युद्ध होते थे, इसमें किसी व्यक्ति को मारकर या घायल करके या बंदी बना करके ही हम युद्ध को जीत सकते थे। तो उस समय के काल के लिए हिंसा चरम पर होना, ये चरम पे करना मजबूरी थी, और वो दौर ऐसा था। आप कभी भी देखिए, मध्यकाल में 1914 के पहले तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक,
युद्ध की परिस्थितियाँ दूसरी थीं और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद की परिस्थितियाँ दूसरी बनने लगी। पूरे तौर तरीक़ों में ही परिवर्तन आ गया। इसलिए क्लाज़विट्ज़ का उस समय का जो कहना था वो बिल्कुल अलग था। अब इनके और जो विचार हैं उनके बारे में मैं आपसे विशेष में बात करूँगा, क्योंकि ये जो थॉट का जो पेपर है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आपको एक लाइन क्लियर करने के लिए पूरी कई चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बाकी चीज़ों का हम वर्णन आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।